वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। मेरी आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई साहब, मुसलमानों के भारत में वक्फ बोर्ड का भाई ऐसा घिनौने कांड आज भाई साहब एक्सपोज होने जा रहे हैं कि भाई साहब भारत के मौलाना भी भाई दुम दबाकर भाग उठे। अच्छा, हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? आज करते हैं भाई, देखते हैं कौन ऑन करते स्टार्ट। अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूँ। आप देखिए, आज ओवैसी साहब चिल्ला रहे हैं, बड़ी हमदर्दी दिखाएं मुसलमानों के लिए। वो खुद 4-5 हजार करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके जमीन बेची गई। वक्फ बोर्ड की 70,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 25 साल के अंदर। बेचने वाला कौन? RSS वाला, बजरंग दल वाला? नहीं जनाब, जमीन बेचने वाला मुस्लिम थे। देखा बकचोदियां इनकी। ये तो आग लगा देखा 25,000 करोड़। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? एक कंपाइलेशन बहुत मेहनत करके बना के लाया हूं। ये लेकिन वो कंपाइलेशन बनाते हुए मेरे जिगर को, मेरे कलेजे को जितना सुकून पहुंचा है, कितना सुकून पहुंचा है कि शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है उस ताकत का, परमेश्वर का, खुदा का, कि इसके खिलाफ इसकी हकीकत बताने के लिए मेरे अलावा भी मुझसे बेहतर आवाजें, मेरे अलावा मुझसे बेहतर आवाजें इस देश में खड़ी हो रही हैं। पहले इसका ड्रामा दिखाऊंगा, और फिर दिखाऊंगा इसके चाहने वालों को लश्करे जिहालियत से ये वीडियो देखने के बाद बाहर आ जाना मेरे भाइयों, बाहर आ जाना, क्योंकि मुझसे बेहतर बोलने वाले, इसको आईना दिखाने वाले इस देश में, इस समाज में अब खड़े हो रहे हैं। और ये रिजवान अहमद के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। तो पहले देखिए किस तरह से कौम को ये इंसान भड़का रहा है। स्पीच का तरीका देखिएगा। मुझे पता है किस तरह की स्पीच मेरी कौम पसंद करती है, जिसमें मौत आए, जिसमें शब्द आए, जिसमें शहादत आए, जिसमें कलमा आए। या अल्लाह मरूंगा तो जुबान पर कलमा होगा, बस और क्या चाहिए मुझे। इस टाइप से एपिग्लॉटिस को यूज करके अगर आप बोलेंगे और बड़े हनक के साथ बोलेंगे तो मेरी कौम कहती है क्या पढ़ा लिखा लीडर है। ये ऐसे चला क्या समझता है मोदी? पाकिस्तान में भी ये गोलियों का जवाब पत्थर से देंगे तो लोग कहते हैं वाह क्या लीडर है यार ये। अब देखिए उसी साइकी को ये किस तरह से इस्तेमाल करता है। इसके वर्ड्स पकड़िएगा, इसकी बॉडी लैंग्वेज पकड़िएगा। मैं तो इसका रोम, इसके बाल, इसके टिश्यू, इसके सेल से वाकिफ। सुनिए कैसे कौम को पहले भड़का रहा है और कैसे अपनी जिंदगी के बारे में बोल रहा है। बड़ा खूबसूरत कंपाइलेशन। तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाह के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चढ़ाएगा, ये वक्त प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रहोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब क़यामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। ये देखा है, ये वक्त है उठने। देखा आपने, क़यामत, कब्र, हश्र, कलमा, इस तरीके से लोग, इस तरीके से ये भड़काते हैं। और ये चीज नोट करनी चाहिए, ये भड़का रहा है। इसके तन बदन में जो मिर्चा आप देख रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि MIM 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालनी पहुंच गई। याद करिए कितने मामले हुए, आपका भाई कहता था ये MIM पिटीशन क्यों नहीं डालती, इस बार पहुंच गई। इस बार चोट बड़ी गहरी लगी मोदी जी ने, बहुत इस बार चोट पिछवाड़े पे नहीं, इस बार चोट जेब में लगी। भारत की जमीनों पर इन आगे का कब्जा। मेरी एक बात सुनो, ये गोलियां चलाने वालों को बोल रहा हूं जो बाबा सिद्दीकी को मारे। अरे सुन मेरी बात को जालिम, जो इस दुनिया में आता है ना, अल्लाह उसको उसकी मां की पेट में भिजाने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह उसकी इज्जत, उसकी रिज़्क़, उसकी जिंदगी लिख कर भी जाता। अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। कब चलाएगा गोली? चला मुझ पर। अब आपने देखा, अब ये टिपिकल फॉर्मेट है। अगर आपको कौम का नेता बनना है तो आपको ये बोलना पड़ेगा।
देखा? अरे साथियों यकीन करो, चलाना गोली अगर मैं भटक गया होता, अगर मैं जलील हो गया होता, अगर मैं कमीन हो गया होता, अगर मेरी परवरिश एक जलील जाहिल की तरह हुई होती, वैसे इनको जाहिल नहीं कहना चाहिए, तो कौम का बहुत बड़ा नेता होता, क्योंकि एपिग्लॉटस से बोलना मुझे आता है, बहुत बड़ा नेता होता, बड़े सब्सक्राइबर्स होते, बड़े फॉलोअर्स होते, बहुत होते। 2-4 मिलियन तो सिर्फ भाई लोग भी मुझे फॉलो कर रहे होते, और उनके चलते 2-4 और गैर मुसलमान भाई मुझे फॉलो बहन कर रहे होते। मुझे पता है, आई नो द साइकी, कि क्या बोल के तुम इन्हें खुश कर सकते हो इन विचारों। आगे चलिए, अब देखिए इसने मौत चला गोली इस सीने में, अरे क्या ले जाएगा, जिंदगी तो मेरी ऊपर है, ये है जो करके आप डायलॉगबाजी करो, ये मुल्लों की आदत है। हमें तो बड़ी खूबसूरत डायलॉगबाजी करनी है आपकी। आगे चलिए। मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी माँ की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। हिंदू तो पेड़ पे टंगाया गया था पैदा होने के बाद। सही बोला है। आगे सुनो। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक फेलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान इखलाक फेलू से बढ़कर नहीं है सर, नहीं है। ठीक। अब अगली बार इस घटना के बाद 2-4 दिन बाद माइक लगा तो सुनिए पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर क्या बोल रहा है। मैं होम मिनिस्टर को लेटर लिखने वाला हूँ कि मुझे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का परमिशन दीजिए, जो मैं अपने खर्चे से दिल्ली में रखूंगा। मैं ये भी लिखने वाला हूँ कि एक ग्लॉक वेपन मिल जाएगा, कि वो ग्लॉक वेपन सबसे बेस्ट होता है। ये कहता है मैं जान भी अपनी सामने, इसकी जान अखलाक और फेलू से बढ़कर नहीं है, नहीं है। लेकिन बस एक 4-5 करोड़ की मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने की अनुमति दे दी जाए, जो मैं अपने पैसों से खरीदूंगा। 4-5 करोड़ की आजकल इसमें घूम रहा है, ये इसमें सलमान घूम रहा है, ये डरपोक में 4-5 करोड़ की और कह रहा है ग्लॉक वेपन दे दिया जाए। 10 से 15 लाख की पिस्तौल एक फीलू और अखलाक को भी दिलवा दे। एक ऐसी बात, इतना पैसा किधर से आया? वक्फ की जगह बेच के डायलॉग जब हाथ मारा बेची। और मुझे पता होता है जब ये बोल रहे हैं ये किसको हिट कर रहे हैं, ये डायलॉग बाजी। ठीक, आगे चलिए, दोहरा देखिए, डरपोक की हालत देखिए, और देखिए क्या मंचों पे खड़े होके क्या बात बोल रहा है। जैसे भाई साहब बिल्ले भाई मोदी जी से भिड़ नहीं सकते। नौटंकी के चलते कट्टों से ठाए धाए तो नीचे टार की तरफ गोलियां लगी, तो कह रहा है बुलेट प्रूफ मुझे दे, और घूम रहा है उसमें। ठीक। और इसका जो छोटा साइको शेर है वो तो हमेशा घिरा रहता है। अब आने वाला है मेरा सबसे खूबसूरत कंपाइलेशन, सबसे खूबसूरत कंपाइलेशन, और शुक्र है, अरे वो पराचा याद है ना, पराचा की भाषा देखना क्या बोल रहा है, कैसे कलई खुल के गंद बाहर आ रही है। जो रिजवान कब से बोल रहा था, 20 साल पहले रिजवान ने जो लड़ाई लड़ी थी कि वफ्द की जमीन पर मुसलमान चोरी करवा रहे हैं। नाम तो यशपाल सिंह और गीता सिंह का लिया था, लेकिन चोरी तो मुसलमानों ने कराई थी, गांव के उन्होंने ही कराई थी चोरी। उनसे भी मेरी लड़ाई हुई थी, धमकी उन्होंने ही एक दिन पहले मुझे दी थी। ठीक, तो अब सुनिए कैसे कलई खुलनी शुरू हो रही है। एक कलई तो खोल दी इसकी हिम्मत की, इसकी औकात की, कि कितना ये फैलू और कितना अखलाक का सगा है। 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है और कह रहा है मेरी जिंदगी तो अखलाक की तरह है, मैं मौत से नहीं डरता। तो गाड़ी क्यों ली है? एक गोली चली है, 5 करोड़ की गाड़ी ले आई। अब सुनिए कैसे लोग इनकी कलई खोल रहे हैं, इन्हीं की बरादरी से खड़े होकर सुनिए। और रिजवान से बेहतर खोल रहे हैं खुशी इस बात की। वक्फ बोर्ड वालों, आपसे सवाल करता हूं मैं, जो जिम्मेदार हैं, आज अगर कोई कानून आ रहा है तो बचने की बात तो होनी चाहिए। आज कोई कानून बना है तो हम परेशान हैं कि हमारी जमीन जाने वाली है। आपके गलत करतूत की वजह से आपकी जमीन जा रही है, याद रखो। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। जमीन बेची गई वक्फ बोर्ड की 70,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 25 साल के अंदर। बेचने वाला कौन? आरएसएस वाला, बजरंग दल वाला? नहीं जनाब, जमीन बेचने वाला मुस्लिम थे।
3,000 करोड़ की वो है जालिम के बच्चों। लोग देते हैं कि अल्लाह की राह में यूज हो गई है, आगे गलत लोगों पर थूक और अपने मजे करते हैं। मेरा थूक भी इस लायक 5-10 करोड़ की गाड़ियां ले रहा है। आगे चलिए। वक्फ की जमीन बेची जा सकती है? नहीं बेची जा सकती। आपकी मस्जिद की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी ये मोहतमिम नहीं बेच सकता। लेकिन बेची गई करोड़ों की आमदनी है। अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो भारत के मुसलमानों की तकदीर बदल सकता था। आगे देखते जाइएगा, कंपाइलेशन धीरे धीरे और बेहतर होता जाएगा और कंपाइलेशन हैदराबाद की तरफ जाता जाएगा। ज़कात का सही इस्तेमाल करो। अरे ज़कात और चंदे में पैदा हुए बड़े हुए, तुम्हारे बाबा की जीप में हम पेट्रोल डाला करते हैं चंदे के अंदर, 4 मीनार सिगरेट बगैर फिल्टर का सिगरेट तुम्हारे बाबा को तकरीर करने के बाद एक लिम्का का बोतल और ये सिगरेट की डब्बी 4 मीनार हम यहाँ पे तुमको दिया करते थे। आज इतनी दौलत तुम्हारे पास कहां से आ गई? क्या मामलात करें? धोती खोल रहे हैं। अरे 2 कौड़ी के फूटी कौड़ी के जलीलो इसको चाहने वालों, जो मेरे बारे में बोलते हो, सुनो इसके बाबा के बारे में क्या बोला जा रहा है? और थोड़ी सी मेहनत कर लेना मेरे नाना और मेरे दादा की औकात पर, चिल्लर देता कि क्या औकात रखते थे। मुझे गाली देने वालों, तुम्हारे दादा अगर बिजनौर के होंगे ना तो मेरे दादा के घोड़ों की मालिश किया करते हो। आई बात समझ में? शर्वलें रखी थी 1945 में। आई बात समझ में? चलो इसके बाबा की तो औकात पता चल गई। आगे चलते हैं। आप देखिए आज ओवैसी साहब चिल्ला रहे हैं, बड़ी हमदर्दी दिखाएं मुसलमानों के लिए। वो खुद 4-5 हजार करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं। जो ये इधर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो ये एनजीओ ये गीत गा रहे हैं, इससे पहले तो कभी ये जागे नहीं है। तमाम प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है। आज ये अमेंडमेंट हो रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है, ये भी उस वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो जैसे सांप बैठ जाता है ना कुंडली मार के, ऐसे ही बैठे हुए कि अब कहीं जांच ना हो जाए। जांच होगी तो ये जेल जाएंगे। इसी तरह से जो और ये मदनी एंड टीम है, इधर ये ओवैसी एंड टीम है, इधर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो दर्द इन्हीं लोगों के, खास ये जो परिवार हैं चंद, ये कहिए खानदान है, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और ये चाहते क्या थे? इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा थी जो इस देश का शरीफ गरीब मुसलमान है उसको ये बहला फुसला के गुमराह करके उकसा के रोड पे लेके आने की इनकी मंशा थी। खूब कलाई खुल रही है भैया, खूब कलाई खुल रही है? और मैं नहीं खोल रहा, मुझसे बेहतर आ गए खोलने वाले। आगे चलो। पर्सनल लॉ बोर्ड आरएसएस के एक संगठन रह गई है, संगठन भर बन के रह गई है, क्योंकि उसके टॉप लीडरशिप सब आरएसएस के एजेंट्स हैं। क्योंकि जितने लोगों के नाम ले रहे हैं, ओवैसी साहब ने क्या वक्फ की जमीन पे अपना कब्जा नहीं कर रखा है? अरशद मदनी, महमूद मदनी, किसने? कोई एक लीडर ऐसा बता दो जिसने वक्फ की जमीन पे कब्जा ना कर रखा हो। आम गरीब जनता ने वक्फ की जमीनों पे कब्जा नहीं किया है। जिनकी फलाह बहबूद के लिए जमीनें थी, बेवाएं, यतीम, मिस्कीन, उन्होंने कब्जा नहीं किया है। अरशद मदनी ने कब्जा किया है, ओवैसी साहब ने कब्जा किया है। भैया मैं नहीं बोल रहा, आप बहुत खड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खड़े हो रहे हैं और कलई खोल रहे हैं। अब क्या करोगे मुझे गाली देने वालों? इन सबको भी अब तुम गाली दोगे? अच्छा, इसको जाना गालियां पड़ती हैं जब अभी एक और बचाए जाना। आप असल में लोगों के हाथ पे पट्टी नहीं बांध रही, आप लोगों की आंख पे पट्टी बांध रही। वक्फ की जायदादों का लुटेरा कौन है हैदराबाद के अंदर? पहचानो है मुसलमानों, वक्फ के लुटेरे कोई मोहन भागवत। मेरी बात गलत लगेगी आप लोगों को, मैं सख्त अल्फाज में, कड़े अल्फाज में बोलना चाहता हूँ। कोई मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी या कोई राजा सिंह आके हमारी वक्फ की जायदादें नहीं लूटा। हमारी वक्फ की जायदादें लूटने वाले खुद हमारी मस्जिदों में बैठ के हमारी वक्फ की जायदादें लूटते। लानत है, लानत है, लानत है। जैसा मैंने बोला, अगर इन पर थूक भी दो तो थूक जाया हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा थूक, एक ईमानदार आदमी के थूक की औकात इनकी शक्ल से ज्यादा है और इनके जमीर और इनके ईमान से ज्यादा है। मोदी के कुछ चाहिए इसको तो भाई साहब, क्या कंपाइलेशन बनाया है यार, क्या कंपाइलेशन। और इंशाल्लाह बहुत आवाजें अभी खड़ी होंगी धीरे धीरे, क्योंकि बेईमान ज्यादा दिन बेईमानी चला नहीं सकता। इधर ये वीडियो खत्म भाई। अवैसी को तो एक तो होता है नंगा करके फेंकना, एक तो होता है गैंग बैंग करके फेंकना, एक तो कहते हैं भाई साहब सब कुछ करके चटी बुनियाद भी लेके भाग जाना। ये तो अवैसी के साथ वो हाल हो गया।
यार इनका काला चिट्ठा जो है भाई 3000 करोड़ की जायदाद पे कब्जा करके बैठा भाई, उसको बेचकर अपना वो पैसा ढिकार मार के बैठा भाई। और फिर जब मोदी जी ने अब इसके कलेजे पर वक्फ बोर्ड के हाथ मारा कि वक्फ की भी जमीनों का एक एक हिसाब किताब मैं लूंगा, और भाई साहब जो हुआ वो फिर मैं आगे भड़काऊ बलवान सुना कहता है कब उठोगे, जब भाई तुम्हारे कब्रिस्तानों पे लिख देंगे, जब भाई साहब मदरसे पे बंद हो जाएगी, मस्जिदें बंद हो, मदरसे बंद हो जाए। कितना कितना कमीना किस्म का वहाँ के मुसलमानों को भड़का रहा, और उधर का मुसलमान निकल भी रहा है इसके भड़काऊ बयान पर। ये असल वजह ये अपनी चीजें बचाने के लिए उनको आगे कर रहा है, क्योंकि भाई इसको पता है जब भाई मोदी जी आए मैदान में और उन्होंने किया सारा कुछ भाई साहब चेक किया, तो भाई मैं तो लोगों के सामने नंगा हो जाऊंगा। और मोदी जी तो भाई साहब जो गलत होता है उसको नंगा करने में 1 मिनट नहीं लगाते। तो हजारों कनाल इन्होंने कब्जा किया हुआ है मौलाना ने, एकड़ों पे भारत का 3000 करोड़, पाकिस्तान का 10,000 करोड़ रुपया बनता है। और भाई जब एक पटाखा फूटा तो कहता ही भाई साहब पहले बड़ी बड़ी बातें कहता, मैं शहीद हो जाऊंगा, मुझे गोली से डर नहीं लगता, बंदूकों से नहीं। जब फटी है तो भाई साहब कहते 5 करोड़ रुपए की गाड़ी दो मुझे बुलेट प्रूफ, और 15 लाख रुपए के साथ गन रखी है इसने। ये देख ले ओए, मतलब कि मौत से डर नहीं लगता। लेकिन तो गाड़ी क्यों ली है इतनी महंगी गाड़ी क्यों ली? ये किधर से पैसा आया? 5 करोड़ की गाड़ी, यानी भाई साहब मोदी जी के लेवल की गाड़ी कहाँ से ले ली? ओ यार देख ले इन्होंने कब्जे किधर जितनी जमीनों के, यानी भाई साहब मस्जिदों के मदरसों की जितनी जमीनें जायदादें इनके साथ कब्जे की। ये साले बोलते हैं, ये मैं सी वक्फ बोर्ड वाले, देखो मैं पाकिस्तान मुझे इतना इंटरफेयर करने, लेकिन फिर भी भाई साहब वो मुस्लिम से तो भाई साहब मुझे ये बात उठानी चाहिए। वो मुस्लिम्स इन वक्फ की जायदादें बेचकर गरीबों की मदद भी तो कर सकते थे भारत में। और चल हिंदुओं की नहीं करते तो मुसलमानों की, तुम्हारे दिलों में तो जहर है, हमें पता है। हिंदू की नहीं मुसलमान गरीबों की कर देते। फिर हरामजादों खड़े हो के तुम भाई साहब भारत की सरकार को कोसते हो कि भारत की सरकार मुसलमानों के लिए कोई नहीं करी। हरामजादो तुम कर लो ना। ये जो 3-3 हजार 4-4 हजार एकड़ करोड़ की इन्होंने जमीनें बेची, एक बंदे ने बेची, एक बंदे ने ना, ये गरीब के लिए मकान भी बना के उधर दे सकते हैं। मुसलमानों के लिए चलो, हिंदू के लिए नहीं बनाते, मुसलमानों को दे दो। लेकिन नहीं, मजा तो तब आता है ना। लेकिन भाई हरामजादे हैं ना। अब भाई साहब मोदी जी ने जब एक्शन लिया तो फट के हाथ में आ गई। इनका पता है कि जो ये बिल पास हुआ है, काले चिट्ठे हमारे सारे सबके सामने आ जाए। ये तब भड़काऊ बेवान दे रहे हैं कि मुसलमानों उठो, उठो, हमारा जो पैसा जो जमीन है वो बची रहे, इनको आगे कर रहा है। हाँ ना, तो भाई आपके क्या थॉट है? मोदी जी के शिकंजे से कोई नहीं बचेगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।